नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम रीट परीक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी मुख्य प्रश्नों को देखेंगे। और इन सारे प्रश्नों का संकलन मैंने कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक से किया है। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न है, किसी व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए? अ अधिकतम लाभ कमाना, ब केवल सेवा करना, स संस्था के कर्मचारियों का कल्याण करना, द ग्राहक संतुष्टि द्वारा समाज सेवा करते हुए लाभ कमाना। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राहक संतुष्टि द्वारा समाज सेवा करते हुए लाभ कमाना। प्रश्न संख्या 2, व्यापार का आशय है वस्तु का निर्माण, बी वस्तु का क्रय विक्रय, सी वस्तुओं का विज्ञापन, द कोई भी आर्थिक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ब वस्तुओं का क्रय विक्रय। व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है अ वस्तुओं का उत्पादन, ब सेवाओं का वितरण, स वस्तुओं का वितरण, द वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा ऑप्शन द वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण निम्नलिखित में से सही नहीं है। अ व्यापार का संबंध वस्तुओं के क्रय विक्रय से है, ब वाणिज्य व्यवसाय का अंग है, स व्यवसाय उद्योग का अंग है, द व्यापार को सुगम बनाने वाली क्रियाओं को व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं। आंसर देखिए हमारा होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय उद्योग का अंग है। प्रश्न संख्या 5, प्राचीन काल में मंदिर स्वर्ण जड़ित बनवाए जाते थे क्योंकि उस समय यह परंपरा प्रचलित थी। ब भारत के व्यापारी विदेशों से माल बेचकर स्वर्ण व स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। स भक्तों को स्वर्ण मंदिर प्रिय थे। द स्वर्ण मंदिर दिखने में सुंदर लगते थे। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के व्यापारी देश विदेशों से माल बेचकर स्वर्ण व स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। बैंक के प्रमुख कार्य हैं, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार नया टॉपिक जुड़ा है बीमा एवं बैंकिंग। तो इससे संबंधित प्रश्न तो निश्चित रूप से आना ही है। तो देखिए बैंक के प्रमुख कार्य में क्या होगा? अ ऋण देना, ब जमाएं स्वीकार करना, स जमाएं स्वीकार करना व ऋण देना, द व्यापार करना। तो ऑप्शन सी, जमाएं स्वीकार करना व ऋण देना। ठीक है, और सबसे प्रमुख है इसमें बैंकों में तो आरबीआई की स्थापना वर्ष और एसबीआई का स्थापना वर्ष। तो एसबीआई का स्थापना वर्ष कब किया गया? 1955 में, जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935। अगले देखेंगे प्रश्न, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। अ वाहन बीमा में, ब वाहन बीमा समुद्री बीमा में, स जीवन बीमा में, द अग्नि बीमा में। तो ऑप्शन सी, जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। प्रश्न 8, विनियोग तत्व होता है समुद्री बीमा में, जीवन बीमा में, अग्नि बीमा में, फसल बीमा में। तो ऑप्शन बी, जीवन बीमा में। देखिए मैंने टिक नहीं लगाया, टिक लगा देती हूँ, और यहाँ होगा जीवन बीमा में। बीमा अनुबंध में परम सद्विश्वास से आशय है। अ बीमा पत्र की शर्तों में विश्वास, ब बीमित का बीमा कंपनी में विश्वास, स बीमित एवं बीमाकर्ता के मध्य परस्पर विश्वास, द बीमित का बीमित वस्तु के महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण। तो ऑप्शन सी, बीमित एवं बीमाकर्ता में परम विश्वास। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, निम्न में से कौन सा साधन मुद्रित एवं चित्रित संदेश को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है? अ टेलीफोन, ब तार, सी टेलेक्स, द फैक्स। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, फैक्स। आगे देखेंगे, पुस्तक पालन एवं लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है।
ए इकहरा विधि, ब रोकड़ बही, स महाजनी विधि, द दोहरा लेखा विधि। तो ऑप्शन डी दोहरा लेखा विधि। दोहरे लेखे का अर्थ है किसी लेन देन की एक खाते के दोनों पक्षों में लेखा करना, ब दो खातों के नाम पक्ष में लेखा करना, स दो खाते के जमा पक्ष में लेखा करना, द एक खाते के नाम पक्ष में और दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा करना। तो ऑप्शन द एक खाते के नाम पक्ष में तथा दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा करना दोहरे लेखे का अर्थ है। दोहरा लेखा प्रणाली की जिस अवस्था से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है वह है अ वर्गीकरण, ब सारांश, स प्रारंभिक लेखा, द खतौनी। तो ऑप्शन द खतौनी। व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार का स्वामी जो धनराशि लगाता है उसे कहते हैं अ संपत्ति, ब आहरण, स पूंजी, द दायित्व। तो स पूंजी। महाजनी लेखा विधि आधारित होती है इकहरा लेखा विधि पर, रोकड़ प्रणाली पर, दोहरा लेखा विधि पर और उपयुक्त किसी पर नहीं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोहरा लेखा विधि पर। अब देखिए लेखा प्रणाली दो प्रकार की होती है, इकहरा और दोहरा। भारत में रोजगार का मुख्य आधार है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, पशुपालन। तो आंसर लगा हुआ है कृषि। अल्पकालीन ऋणों की अवधि कितनी होती है? तो 15 महीने से कम, 2 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम। 15 महीने से कम। तो देखिए ऋण 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। तो 15 महीने से कम अवधि अल्पकालीन ऋणों की होती है। मध्यकालीन ऋण 15 महीने से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, और दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से अधिक। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करती है? सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाता है। और दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक या भूमि बंधक बैंकों के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? 22%, 33%, 10%, 20%। तो 33%। सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर के अंतर्गत सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जयपुर, मसूरी, नागपुर, देहरादून। तो कहाँ है? देहरादून में। खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किया था ए अमृता देवी, रामोजी, खेजड़ी देवी। सभी गलत हैं। तो खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया था। इसकी डेट भी पूछी जाती है तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1730 ईस्वी। उस समय जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, क्षमा कीजिएगा, अभय सिंह। भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पर्वतीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा, जिसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी है विस्थापित, दलदली, लावाजन्य, विक्षालन। तो जहाँ पर लावाजन्य भूकंपीय घटना, ज्वालामुखीय घटनाएं होती हैं वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखेंगे मानसून शब्द रूपांतरण है किसका? मौसम का, मोनिस का, मानस का। तीनों ही सही हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा अ मौसम का। मावट की वर्षा होती है बसंतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा, सामान्य वर्षा। तो यहाँ आंसर होगा ब शीतकालीन वर्षा। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या है 2, 4, 3, 6। तो यहाँ आंसर होगा द 6। षड ऋतुएं जिनको कहते हैं। तो कौन कौन सी होती है? वसंत ऋतु चैत्र वैशाख मास में, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मास में, वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद, शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, शीत ऋतु मार्गशीर्ष पोष, हेमंत ऋतु माघ फाल्गुन। तो ये महीने और इनके अनुसार ऋतुएं भी याद करनी जरूरी है, क्योंकि कितनी बार एक तरफ ऋतुएं और दूसरे और उसके
माह दिए जाते हैं हिंदू संवत के अनुसार, तो हमें उनको मिलान करना होता है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे, तो हमें इनकी संख्या और इनके माह दोनों याद करना जरूरी है। आगे देखेंगे, सतलज नदी का उद्गम स्थान है राक्षस ताल, ब सतलज ताल, स कमल ताल, द रामताल। तो आंसर ए राक्षस ताल। प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी संरचना में, जल की मात्रा में, जल प्रवाह की दिशा से, मिट्टी की मात्रा से। ऑप्शन सी जल प्रवाह की दिशा से। किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का झुकाव जल के प्रवाह की दिशा से पता चल जाता है। आंतरिक प्रवाह क्रम वाली नदी नहीं है, तो यहाँ आंतरिक अपवाह वाली नदी कौन सी नहीं है? अ मेंथा, ब मेंढा, स कांकनी, द पार्वती। तो पार्वती आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। किसकी सहायक नदी है पार्वती? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजसमंद, सांभर, पुष्कर, जयसमंद। तो ऑप्शन बी जयसमंद। और कहाँ है? उदयपुर जिले में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का बेलग्रेड शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो 1963, बी 1961, सी 1953, डी 1958। तो ऑप्शन ख 1961 में। पंचशील के सिद्धांत मूलतः किसके दर्शन पर आधारित हैं? महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गौतम बुद्ध। तो यहाँ ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। पंचशील को भारत चीन समझौते के अंतर्गत किस वर्ष लागू किया गया? 1950, 1954, 1955, 1960। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ख 1954। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो ऑप्शन ग नेपाल। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया? क 1984, ख 1974, ग 1975, घ 1980। तो ऑप्शन ख 1974 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई है? 44वें संविधान संशोधन, ख 74वें संविधान संशोधन, ग 42वें संविधान संशोधन और घ 73वें संविधान संशोधन। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त शक्ति प्राप्त हुई है। और अगर ग्रामीण की पूछते तो वहाँ होता ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ग्राम सभा का गठन होता है क ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से, ख ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से, ग पंच, सरपंच और उप सरपंच से मिलकर, घ पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से। तो ग्राम सभा ऑप्शन क ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो यहाँ पर राजस्थान में नगर पंचायत जैसी कोई भी स्वशासन की संस्था नहीं है। और इस वक्त वर्तमान में कौन सा अधिनियम चल रहा है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू है। अब देखिए संविधान से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स योजना। तो ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। और किस वर्ष आई थी ये? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन क 9 दिसंबर 1946।
तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और BN राव को वैधानिक सलाहकार बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 7, 8, 5, 6। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और अगर मूल संविधान का पूछा जाता है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो वहाँ आ जाएगा आंसर 7। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पिछली बार रीट परीक्षा में पूछा गया था कि 44वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। आगे देखेंगे, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, 48, 49, 50। तो यहाँ अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन दिया गया है। तो आपको अनुच्छेद और उसमें किस प्रकार की व्यवस्था दी गई है वो याद करने ही हैं। मुख्य रूप से मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो ये था मित्रों हमारा टॉपिक। इसके अंतर्गत मैंने कक्षा 9 में जो मुख्य प्रश्न दिए गए हैं उनका संकलन किया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट की परीक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सिलेबस में पाठ्य पुस्तकें दी हुई है उसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो संभावना पूरी है कि इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा ही। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।